नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 7 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली शराब घोटाले में आप नेता संजय सिंह को कोर्ट ने 10 अक्टूबर तक ईडी रिमांड में भेजा। संजय सिंह ने आरोपों को बताया झूठा। केजरीवाल समेत विपक्ष ने मोदी सरकार को बताया तानाशाह। जोधपुर में गहलोत सरकार पर पीएम मोदी का निशाना, दिखाया लाल डायरी का डर। राज्य को 5,000 करोड़ रुपए की योजना की सौगात। निफ्टी एक्सपायरी पर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 406 और निफ्टी 110 अंक चढ़कर बंद। आईटी, ऑटो, इंफ्रा इंडेक्स बढ़त पर बंद। मिड कैप की फ्लैट क्लोजिंग। वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को जीत के लिए इंग्लैंड ने दिए 283 रन का टारगेट। वर्ल्ड कप से भारत को 22,000 करोड़ का बूस्ट। एशियन गेम्स में भारत का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन, एक दिन में गोल्ड की हैट्रिक। आर्ची वुमेन कंपाउंड टीम स्क्वैश मिक्स डबल में जीते गोल्ड। मेंस टीम ने जीते गोल्ड। टोटल 86 मेडल। वर्ल्ड टेली रैंकिंग में चौथे नंबर पर भारत। और खबरों की शुरुआत करेंगे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से, जिन्हें शराब घोटाले में 5 दिन की ईडी रिमांड में भेज दिया गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के बाद ईडी ने संजय सिंह को 10 अक्टूबर तक के लिए ईडी की रिमांड में भेज दिया। हालांकि ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, तो वहीं संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। जो आरोप है बोला गया पैसे लिए आपने, बुनियाद आरोप है, हम लोग डरते नहीं, लड़ेंगे। जो आरोप है बोला गया पैसे लिए आपने, बुनियाद आरोप है, हम लोग डरते नहीं, लड़ेंगे। तो वहीं संजय सिंह की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कोई सबूत नहीं है। संजय सिंह मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज संसद के अंदर और संसद के बाहर संजय सिंह की थी। इधर संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। आज दिल्ली में जगह जगह मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए, तो वहीं संजय सिंह के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी भी दिल्ली में सड़कों पर उतरी। हम आपको दिखाते हैं ये 2 तस्वीरें, आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन और आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, जिसमें एक तरफ आप मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी और खास करके संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से यह प्रदर्शन काफी उग्र हो गया। दिल्ली से लेकर मुंबई तक के सड़कों पर यह प्रदर्शन देखा गया। दूसरी तरफ बीजेपी का आपके खिलाफ यह कहते हुए प्रदर्शन कि अब तक की सबसे कट्टर भ्रष्टाचार की पार्टी है आम आदमी पार्टी। तो वहीं संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर अपना हमला बोल दिया है। बीजेपी ने संजय सिंह के घर पर ईडी की रेड में कई अहम दस्तावेज मिलने का दावा किया। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल ने जिनको ईमानदार बताया वो अब जेल में हैं। ये आम आदमी पार्टी ये कोई जेब कतरा नहीं है। ये आम आदमी पार्टी कोई चेन स्नैचर नहीं है। ये आम आदमी पार्टी कोई चिंदी चोर नहीं है। ये आम आदमी पार्टी कोई साधारण डकैत नहीं है। ये डॉन है, भ्रष्टाचार के डॉन। इस कारण से जिस प्रकार की बौखलाहट आम आदमी पार्टी में आज देखने को मिल रहा है, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। तो वहीं आम आदमी पार्टी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुए शराब घोटाले के किंग पिन का भी नंबर आएगा। एक नहीं, एक के बाद दूसरा उनका नेता। पंजाब में इनकी सरकार बनी 2 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री को भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ा। श्रीमान अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है कि ये शराब घोटाले में जो शर्मसार इनको होना पड़ा है, उप मुख्यमंत्री से लेकर बाकी भी जेल गए हैं, लेकिन अभी किंग पिन बाहर है। किंग पिन का नंबर भी आएगा। जांच चल रही है।
इस बीच कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने ईडी की छापेमारी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने मध्य प्रदेश के धार में एक रैली के दौरान कहा कि एमपी में 18 सालों में 250 से ज्यादा घोटाले हुए हैं, यहां पर ईडी क्यों नहीं आती है। ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। अरे यहाँ तक कि फिल्मों के अभिनेताओं के घर भी कल परसों ईडी पहुंच गई। यहाँ पे क्यों नहीं पहुंची? यहाँ जो इतने बड़े घोटाले हुए हैं, इनके अधिकारियों के घर में क्यों नहीं पहुंची? इनके नेताओं के घर में क्यों नहीं पहुंची? दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के दूसरे दल भी संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर आपके समर्थन में आ गए हैं। वो संजय सिंह की गिरफ्तारी को सिलेक्टिव कार्रवाई बता रहे हैं। सरकार के इशारे पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। जांच एजेंसी भी खुद जांच के घेरे में आ गई हैं। मैं संजय सिंह जी की गिरफ्तारी की निंदा करता हूं। पिछले काफ़ी लंबे समय से वो सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ मोर्चा लगाए हुए थे। जानबूझ करके दिल्ली गवर्नमेंट को, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए कार्रवाई की गई। क्यों आएंगे? हमारे साथी, हमारे भाई, जिस तरह से उनको अरेस्ट किया है, जिस तरह से गलत इल्जाम लगाया है, इसीलिए है सिर्फ कि संजय सिंह बोलते हैं, संजय सिंह सड़क पर लड़ते हैं, आवाज उठाते हैं, बस उनका आवाज बंद करना है। और क्या है, इंडिया अलायंस को कमजोर करने की कोशिश है, लेकिन उससे हम कमजोर नहीं हो गए। और संजय सिंह की गिरफ्तारी पर क्यों मचा है आखिरकार इतना बवाल? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। ईडी का एक्शन सिर्फ दिल्ली में ही जारी नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल में भी ईडी का एक्शन जारी है, जहां पर ईडी ने पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री रथिन घोष के घर पर छापेमारी की। ये छापेमारी मध्यमग्राम नगर पालिका में कथित भर्ती घोटाले मामले में हुई है। ईडी ने रथिन घोष के घर और दफ्तर समेत 12 ठिकानों पर छापेमारी की। तो वहीं दूसरी तरफ आज सुबह डीएमके के सांसद एस जगत रक्षकन के यहां भी आयकर विभाग ने छापेमारी की। जगत रक्षकन के ऊपर टैक्स चोरी का आरोप लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब बात करेंगे, जिनकी ताबड़तोड़ रैलियां राजस्थान में जारी है। इस दौरान गहलोत सरकार पर भी वो जमकर निशाना साध रहे हैं। आज जोधपुर में पीएम मोदी का दौरा था, लेकिन वहां सीएम गहलोत नहीं आए। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल डायरी की बात उठाई और गहलोत सरकार को घेरा। हालांकि पीएम ने 5,000 करोड़ रुपए की योजना का सौगात भी राजस्थान को दिया। सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन मुख्यमंत्री जी गायब थे। क्यों गायब थे? क्योंकि उनको भरोसा है मोदी आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। और मैं भी उनको कहता हूं, आप विश्राम कीजिए, अब हम संभाल लेंगे। लोग कहते हैं कि लाल डायरी में कांग्रेस के करप्शन की हर काली करतूत उसमें है। आप मुझे बताइए, इस लाल डायरी के काले राज खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? और अब बात करेंगे वर्ल्ड कप की। भारत की मेजबानी में क्रिकेट वर्ल्ड कप का महाकुंभ शुरू हो गया है। ओपनिंग मैच आज अहमदाबाद में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है। ओपनिंग मैच में 2019 के वर्ल्ड कप का रोमांच देखने को मिल रहा है, जहां पिछली बार फाइनल में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया था। आज न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। इंग्लैंड ने 9 विकेट खोकर 283 रन का लक्ष्य न्यूजीलैंड को दिया है। वहीं न्यूजीलैंड ने अब तक 1 विकेट खोकर 110 रन बनाए हैं। वहीं वर्ल्ड कप में नॉकआउट समेत कुल 48 मैच खेले जाएंगे।
क्या रहेगा शेड्यूल, कब होंगे भारत के मैचेस, तमाम डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा। सुमित, बताएं जरा कौन कौन सी टीम किस किस से भिड़ेगी, ये पूरी जो टाइमलाइन है वो क्या है? तो वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है और वर्ल्ड कप जिसका कई महीनों से समय से हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उसका आगाज आज से हो गया है। और इस बारी वर्ल्ड कप में करीब 10 टीमें खेलेंगी, 48 मैचेस ये होंगे। देश के अलग अलग हिस्सों में ये मैचेस होते हुए दिखाई पड़ेंगे, जिसमें इस बारी क्योंकि राउंड रॉबिन फॉर्मेट है तो सभी 10 टीमें एक दूसरे के खिलाफ 9 मैचेस खेलेंगी और जो टॉप 4 टीम्स होंगी वो सेमीफाइनल में पहुंचते हुए दिखाई पड़ेंगी। वर्ल्ड कप का शेड्यूल तो आपकी स्क्रीन पर आएगा ही, लेकिन उससे ठीक पहले कुछ और इंपॉर्टेंट डेट्स और इंपॉर्टेंट समय जिसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सभी मैचेस 6 मैचों को छोड़ के ज्यादातर सभी मैचेस जो हैं वो डे नाइट के फॉर्मेट में होंगे। तो दोपहर 2 बजे से ये मैचेस शुरू होंगे और 19 तारीख को भूलिएगा नहीं, 19 नवंबर जो कि फाइनल की तारीख है, लेकिन सेमीफाइनल 15 और 16 नवंबर को खेले जाएंगे। तो ये सभी डेट्स आपको ध्यान रखनी होगी। अहमदाबाद में आज से इसका शुरुआत होगी, लेकिन इंडिया का शेड्यूल आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच 8 अक्टूबर को चेन्नई में खेला जाएगा। इसके अलावा कुछ और मैचेस में जो अगला मैच है वो 11 अक्टूबर को दिल्ली में होगा, भारत और अफगानिस्तान के बीच में। इसके अलावा मच अवेटेड मैच जो है वो है भारत पाकिस्तान का, 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में मैच खेला जाएगा। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ भी भारत का अगला मैच शेड्यूल है और वो पुणे में खेला जाएगा 19 अक्टूबर को। साथ ही साथ कुछ और मैचेस की अगर बात की जाए, जो कि न्यूजीलैंड के साथ एक मैच होगा 22 अक्टूबर को धर्मशाला में, और धीरे धीरे अब हम आगे बढ़ रहे होंगे सेमीफाइनल और फाइनल की डेट्स की तरफ, यानी कि मंथ एंड में, जहां पे 29 अक्टूबर को भारत और इंग्लैंड के बीच में एक मैच होगा लखनऊ में। फिर नवंबर में भी भारत के कुछ मैचेस हैं, इसमें 2 नवंबर को श्रीलंका के साथ भारत का एक मैच होगा मुंबई में, और लास्ट एक अफ्रीका के बीच में भी, अफ्रीका के साथ एक मैच है 5 नवंबर को कोलकाता में भारत का। और उसके अलावा जो लास्ट मैच रहने वाला है वो नीदरलैंड के साथ रहेगा 11 नवंबर को बेंगलुरु में। इसके बाद उम्मीद भी लगा रहे हैं कि सेमीफाइनल और फाइनल में भी भारत खेलेगा। तो ये सभी डेट, सभी शेड्यूल्स और पूरा वर्ल्ड कप का जो भारत का शेड्यूल है उस पर आपको नजर रखनी होगी जी। इसके अलावा आईसीसी वर्ल्ड कप का जो खुमार है वो भी सर चढ़कर बोल रहा है। इसका एक बड़ा फायदा इकोनॉमी को भी होगा। इस पर बैंक ऑफ बड़ौदा जेफरीज ने एक रिपोर्ट निकाली है। क्या है इस रिपोर्ट में खास बात, ये बताने के लिए हमारे साथ एक बार फिर जुड़ेंगे सुमित बताएं जरा इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, कैसे फायदा होगा क्रिकेट से इकोनॉमिक में। तो वर्ल्ड कप का आगाज हो गया है और 1.25 महीने चलने वाले इस बड़े इवेंट के कई सारे इंपैक्ट होंगे, कई सारा एक बेनिफिट इकोनॉमी को आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो कुछ बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से या जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, जिन्होंने एक अलग अलग एस्पेक्ट मेंशन किए हैं। लगभग 18,000 से 22,000 करोड़ का एक बड़ा बूस्ट इकोनॉमी को आता हुआ दिखाई पड़ेगा इस बड़े इवेंट के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को। और इसका अलग अलग इंप्लीकेशन है अलग अलग स्पेस के ऊपर, जहां पर 1600 से 2000 या 2200 करोड़ के आसपास की तो महज टिकट बिक्री से ही एक आय होने का अनुमान इकोनॉमी को लगाकर चला जा रहा है। इसके अलावा अगर आप कुछ और एस्पेक्ट को देखेंगे तो जीवीए में भी करीब करीब 7 से लेकर 8,000 करोड़ तक का एक फर्दर बूस्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा इस बड़े इवेंट का। इतना ही नहीं, जो बाकी व्यूअरशिप है उसमें मेगा जंप होगा, जहां 2019 के इवेंट में करीब 55 करोड़ के आसपास की व्यूअरशिप थी, जो इस बार ये अनुमानित है करीब 100 करोड़ के आसपास पहुंचने का एक आंकड़ा देख सकते हैं हम आने वाले समय में। ये बैंक ऑफ बड़ौदा के सोर्स से है। कुछ सेक्टर्स जिन पर बड़ा इंपैक्ट होगा, उसमें 50% कुल खर्च का हिस्सा होटल्स, रेस्टोरेंट्स और एविएशन इनमें जाएगा। अंदाजा आपको हो ही गया होगा, जबकि होटल्स इतने महंगे हो चुके हैं और एविएशन सभी फ्लाइट्स उस जहां जहां मैचेस हैं वहां ही काफी महंगी होते हुए दिखाई पड़ रही हैं। इसके अलावा एक जेफरीज ने और एक आंकड़ा निकाला है जिसके तहत किन किन सेक्टर्स को फायदा होगा। तो होटल, एयरलाइन, फूड डिलीवरी, ये एक नया सेक्टर है जो कि यहाँ पे काफी हद तक बेनिफिशियरी होगा। क्यूएसआर स्पेस पे बड़ा इंपैक्ट आएगा, मीडिया को बेनिफिट होगा, लिकर स्पेस पे बड़ा इंपैक्ट आएगा और सॉफ्ट ड्रिंक, ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनको अच्छा बेनिफिट आने का अनुमान जेफरीज लगाकर चल रहा है। कहां पर नेगेटिव इंपैक्ट होगा, उसमें सिंगल स्क्रीन थिएटर, क्योंकि मल्टीप्लेक्स तो मूवीज भी दिखा रहे हैं और साथ साथ मैचेस भी, लेकिन सिंगल स्क्रीन थिएटर पे मूवीज होंगी तो उनके ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। और थीम पार्क, यहां पर अनुमान है कि थोड़ा सा फुटफॉल कम होने का एक अनुमान लगा के चला जा रहा है, इसीलिए जेफरीज की तरफ से इन दोनों सेक्टर के ऊपर शायद थोड़ा बहुत सेटबैक आए, लेकिन मेजरली एक बड़ा बूस्ट इकोनॉमी को इस बड़े इवेंट की वजह से आता हुआ दिखाई पड़ेगा।
बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित। और वर्ल्ड कप के अलावा एशियन गेम्स में भी भारत का दबदबा लगातार जारी है और यहां भी जोश लोगों का बरकरार है। 12वें दिन भारत ने अब तक 3 गोल्ड जीत लिया है। तीरंदाजी की अगर बात करें तो इसमें महिला टीम कंपाउंड स्पर्धा में परनीत कौर, अदिति गोपीचंद स्वामी और ज्योति सुरेखा वेन्नम की तिकड़ी ने भारत को दिन का पहला आज का गोल्ड मेडल दिलाया। इसके बाद दीपिका पल्लीकल और साथ ही हरिंदर पाल सिंह संधू की जोड़ी ने स्क्वैश के मिक्स डबल में गोल्ड पर अपना कब्जा जमाया। साथ ही इन्होंने इतिहास भी रच दिया, वो इसलिए क्योंकि एशियंस गेम में स्क्वैश और मिक्स डबल इवेंट पहली बार हुआ है। वहीं तीरंदाजी में पुरुष टीम की कंपाउंड स्पर्धा में भी अभिषेक वर्मा, ओजस देवतले और साथ ही प्रथमेश जावकर की तिकड़ी ने गोल्ड अपने नाम किया। आपको यहां पर बता दें कि भारत ने अब तक 86 मेडल जीत लिए हैं। इनमें से तो 21 सिर्फ गोल्ड ही हैं, 32 इसमें सिल्वर हैं और 33 इसमें ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। इसके साथ ही भारत अगर मेडल टैली की बात करेंगे तो इसमें चौथे स्थान पर लगातार बना हुआ है। और अब बात करते हैं बाजार की, जहां आज निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में तेजी रही। इसी तेजी के साथ बाजार हरे निशान पर आज बंद हुआ। सेंसेक्स 406 अंक चढ़कर 65,632 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 110 अंक चढ़कर 19,546 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी बैंकिंग रियलिटी शेयरों में रही, तो वहीं पीएसयू, बैंक, फार्मा और मेटल शेयरों में आज दबाव देखा गया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहे हमारे साथ। आपका स्वागत है और अब बात करेंगे हम हमारी एक खास मुहिम की, जो है मेडिक्लेम से जुड़ी, क्योंकि मेडिक्लेम लेने वालों की जो संख्या है वो हर साल 10 से 15% बढ़ रही है। लेकिन जब क्लेम लेने की बारी आती है तो राहत की बजाय कई बार आफत का भी सामना करना पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं सीएनबीसी आवाज की एक खास मुहिम, क्लेम में गेम क्यों। आज की हमारी इस खास मुहिम में हम आपको दिखाने वाले हैं अहमदाबाद के चाय वाला प्रकाश देसाई की कहानी, जिसने पेंट करके किसी तरीके से पेट काटकर मेडिक्लेम के लिए अपने पैसे भरे ताकि मुश्किल वक्त में कैशलेस इलाज उन्हें मिल सके। लेकिन उनके साथ हुआ क्या, देखिए इस रिपोर्ट में। ये हैं प्रकाश देसाई। चाय वाला का काम करते हुए इन्होंने ये समझदारी रखी कि HDFC एर्गो से 5 लाख रुपए की मेडिक्लेम पॉलिसी ले ली। लेकिन जब बीमार पड़े तो इन्हें पहले तो कैशलेस की सुविधा ही नहीं मिली। जैसे तैसे पैसे का इंतजाम करके अस्पताल का बिल चुकाया, फिर सोचा कि आसानी से रिम्बर्समेंट मिल जाएगा, लेकिन पूरा बिल ही रिजेक्ट हो गया। HDFC एर्गो का इंश्योरेंस था मेरे पास पहले से, 2 साल से है। लेकिन मेरा वो पथरी का ऑपरेशन होने के लिए एडमिट हुआ, तो कंपनी वाले जब दाखिल हुआ इंटीमेशन पे दे दिया। तो बाद में जब क्लेम पास करने के लिए वो बोले कि आपकी हॉस्पिटल ब्लैक लिस्ट में, आपका क्लेम पास नहीं होगा। पॉलिसी धारक का दावा है कि उन्होंने कंपनी को 17 जुलाई को दस्तावेज सौंपे थे। ठीक 7 दिन बाद यानी 24 जुलाई को क्लेम रिजेक्ट हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दोबारा मशक्कत के बाद 11 अगस्त को क्लेम पास हुआ। 20-25 दिन बाद उसने क्लेम पास किया। डॉक्टर की सपोर्ट से और मेरा जो पर्सन एजेंट दोनों के सपोर्ट से मेरा क्लेम, लेकिन दिक्कत बहुत हुई। इस पूरे मामले को CNBC आवाज ने इंश्योरेंस कंपनी तक पहुंचाया तो HDFC एर्गो ने दावा किया कि अंतिम दस्तावेज सौंपने के 30 दिन के भीतर क्लेम का भुगतान कर दिया गया था। ये 30 दिन की मियाद इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA की तरफ से तय है। हालांकि पॉलिसी धारक के इस दावे का कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसमें कहा गया था कि कंपनी ने पहली बार में क्लेम रिजेक्ट कर दिया था और बाद में क्लेम मंजूर किया। प्रकाश भाई का क्लेम पहले रिजेक्ट कर दिया गया, फिर उनको टालने की कोशिश की गई, लेकिन वो लगे रहे और आखिरकार उनका क्लेम पास करना ही पड़ा। बीमा लेना जितना ही आसान है, उतना ही क्लेम को पास करवाना बड़ी परीक्षा है। अगर हालात को बदलने हैं तो जागरूकता लाना जरूरी है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और ऐसे ही मेडिक्लेम ग्राहकों को क्लेम देने में कंपनियों की आनाकानी के खिलाफ CNBC आवाज की ये मुहिम है, क्लेम में गेम क्यों, देखना मत भूलिए रोज शाम 5 बजे। और अब बात करेंगे सिक्किम की, क्योंकि सिक्किम में बादल फटने के बाद तिस्ता नदी में अचानक जो बाढ़ आई है उससे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब तक 14 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा लोग इस घटना में अब तक लापता हैं, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। तो वहीं लगभग 4000 लोगों को 5 अलग अलग राहत शिविरों में सुरक्षित पहुंचाया गया है। बाढ़ से हालात इस कदर खराब हो चुके हैं सिक्किम के कि सिक्किम पूरी तरीके से नेशनल हाईवे से कट गया है। राज्य को देश से जोड़ने वाला जो नेशनल हाईवे NH10
लेन है वो बह गया। इस वजह से यातायात यहां पर ठप हो गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य की स्थिति जानने के लिए मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बातचीत की और उन्होंने सिक्किम राज्य को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। देश में लखटकिया फोन यानी कि प्रीमियम स्मार्टफोन की बिक्री में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। काउंटर पॉइंट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 1 लाख से ऊपर स्मार्टफोन की बिक्री साल भर में डबल से ज्यादा हो गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के मितुल मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। मितुल ने हाल ही में सैमसंग का लेटेस्ट स्मार्टफोन Z Fold 5 खरीदा है, जिसकी कीमत है करीब 1,40,000 रुपए। मितुल का कहना है कि उनके लिए लखटकिया स्मार्टफोन स्टाइल स्टेटमेंट कम और जरूरत ज्यादा है। जरूरत ही बन गया है स्मार्टफोन, बिकॉज आप हर जगह लैपटॉप कैरी नहीं कर सकते, तो बेस्ट रहता है जो सारे फीचर्स लैपटॉप में होता है वो आपको फोन में मिल जाता है, तो बेस्ट रहता है आप फोन इजीली कैरी कर सकते हैं कहीं पे भी रख। मितुल जैसे ग्राहक अब तेजी से बढ़ रहे हैं। काउंटर पॉइंट की रिसर्च के मुताबिक बीते 1 साल में प्रीमियम स्मार्टफोन की बिक्री 112% तक बढ़ी है। इसमें एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियों का शेयर 50% से भी ज्यादा है। 2 रीजन है। EMI इज द प्राइमरी रीजन, और सेकेंडरी जितने भी ये ₹1,00,000 से ऊपर के स्मार्टफोन्स हैं उनमें एक्सचेंज ऑफर्स भी कंपनी बहुत तगड़ी देती है कि जहाँ पे आपको जो जिस हिसाब से आपका फोन है उसकी वैल्यू मिलेगी, प्लस तकरीबन 4 से लेके 6,000 रुपया बम्प अप भी देते हैं अगर आप एक्सचेंज करते हैं। प्रीमियम स्मार्टफोन स्टाइल स्टेटमेंट तो होते ही हैं, लेकिन लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, टॉप नॉच डिजाइन और फीचर्स की वजह से लखटकिया फोन पैसा वसूल भी साबित होते हैं। यही वजह है कि अब एप्पल और सैमसंग ही नहीं बल्कि OnePlus और टेक्नो जैसी दूसरी कंपनियां भी प्रीमियम सेगमेंट पर फोकस कर रही हैं। दीपाली नंदा, दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।